कल गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड रैली दिखी, फिर शाम के सत्र में ऊपरी स्तरों पर दबाव भी दिखा, लोग मुनाफा वसूली भी करते दिखे, लेकिन आज फिर से रफ्तार है और नए शिखर के फिर से बेहद करीब गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। गोल्ड को अगर आप देखें तो अभी भी 78,200 रुपये के ऊपर और चांदी 98,000 रुपये के बेहद करीब। हालांकि आज की शुरुआती हाई जो है उससे अगर देखें तो बाजार थोड़ा हल्का जरूर हुआ है चांदी का, लेकिन अभी भी काफी यहां पर मजबूती नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तेजी कब तक चलने वाली है, ये रैली कब तक चलेगी, इस रैली में सोना और चांदी कहां तक जा सकते हैं ये जानना जरूरी है। और सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा लूं। आज हमारे साथ मुनाफे की मंडी में 5 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करेंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से, और साथ ही हमारे साथ हर्षल वरोत होंगे जो सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के, और आगे नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे एनर्जी एक्सपर्ट और जो क्रूड पर अपनी राय रखेंगे, और साथ ही पुखराज चोपड़ा होंगे, उनसे हम ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी सोने और चांदी की। हर्षल, सबसे पहले आप बताइए क्या लग रहा है, क्या आप अभी वर्ल्ड टूर से आए हैं, वहाँ के मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं, कब तक ये रैली चलने वाली है? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो वेट करना चाहिए या खरीद ले? इस तेजी कब रुकेगी, कब नीचे आएगा, ये किसी को पता नहीं। सही तरीके से समाप्त किया है कि फिलहाल जो है कि इतना अनसर्टन माहौल है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो आई थिंक गोल्ड को दो या तीन बड़े फैक्टर्स जो है फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि एक मार्केट में कंटिन्यूड एक फियर है कि ईरान पे कब अटैक होगा, क्या उसकी ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक होगा, क्या उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक होगा और उसके रेपरकशंस क्या आएंगे। तो आई थिंक ये एक अनसर्टेनिटी मार्केट में है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक यूएस इलेक्शन रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आई थिंक बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस है मार्केट में फिलहाल के अगर ट्रम्प की विक्ट्री होती है तो उसके डॉलर के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आई थिंक क्योंकि इतना अनसर्टन माहौल है तो गोल्ड में बाइंग आ रही है। तो आई थिंक यूएस इलेक्शन के बाद कोई क्लैरिटी आएगी तब शायद एक कूल ऑफ या स्टेबलाइजेशन मूव हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने मिल सकता है। बट तब तक आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। हमारा अनुमान है कि गोल्ड $3,000 तक की भी रैली कर सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक, और उसके बाद हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। 2 से 3 महीने में $3,000 तक भी भाव जा सकते हैं। हर्षल, एक और सवाल इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि सीज फायर की लगातार कोशिश ये यूएस की तरफ से भी हो रही है कि खाड़ी देशों में तनाव कम हो, और यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन भी अभी 11वीं बार मिडिल ईस्ट में सीज फायर की कोशिश में है, वो खाड़ी देशों की यात्रा पर भी है। क्या लग रहा है वहां से कुछ निकल कर आएगा? आप इसे कैसे सेंस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ बात बनेगी इस बार उनकी यात्रा से? आई थिंक मेरे हिसाब से ये सीज फायर की जो नेगोशिएशंस है, स्पेशली वो इजराइल और गाजा के बीच में जो है वो नेगोशिएशंस चलते आ रही है, और हमने ये हेडलाइंस पिछले कुछ महीनों में काफी बार आते हुए देखी है। बट आई थिंक बिगर अनसर्टेनिटी जो है मिडिल ईस्ट में अभी फिलहाल जो है वो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेके है। तो अगर इजराइल कुछ रिस्पॉन्ड करता है, जो हमें कंटिन्यूस रिपोर्ट्स आ रही है ओवर द वीकेंड भी के एनी टाइम कोई अटैक इमिनेंट है, तो आई थिंक वो डेफिनेटली वो डर मार्केट में है। और जब तक कोई कन्विंसिंग हमें कोई साइंस नहीं मिलते हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई सस्टेनेबल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगी गोल्ड और सिल्वर में। जिस तरह की चिंताएं हैं कि इजराइल की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद वो दौर कब तक चलेगा, फिर ईरान भी एक्शन लेगा, फिर वहाँ किस तरह से मामले बिगड़ेंगे, इस पर नज़र रखनी होगी। अब आखिरी सवाल हर्षल आपसे चांदी को लेकर, चांदी की चाल आपको कैसी दिख रही है? चांदी फिर से रफ्तार के मूड में आ गई है, कौन से ऐसे लेवल्स है जिनको ध्यान रखना चाहिए, आगे क्या टारगेट आप देख रहे हैं? अब इसके चांदी में आई थिंक चाइना ने जब से स्टिमुलस अनाउंस किया है तब से आई थिंक चांदी में एक वापस से हमने देखा कि एक इम्पल्सिव जो मोमेंटम हमने वापस आते हुए देखा है। तो काफी टाइम से लैग कर रही थी गोल्ड को, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स क्योंकि चांदी के अच्छे, तो हमें लगता है कि चांदी की रैली अब नेक्स्ट कुछ महीनों तक गोल्ड से ज्यादा तेज हो सकती है।
तो इमीडिएट टर्म्स में हमें $36-37 तक इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने मिल सकता है। इंडियन मार्केट्स में तो ऑलरेडी 1 लाख के आसपास चांदी है ही, तो लगता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म में वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। शॉर्ट टर्म में ये तेजी कंटिन्यू रहने की संभावना है दोनों ही काउंटर में, क्योंकि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही फ़ायदा यहाँ पर मिलेंगे गोल्ड और सिल्वर को। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मार्केट का सिनेरियो समझाया और आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं, आपने अपनी एनालिसिस कर दी। अब वीरेंद्र जी भी हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? किसी खरीदार को रुकना चाहिए क्या? अगर 5 नवंबर के बाद अगर भाव कुछ कम होंगे, नरमी थोड़ी आएगी, अगर कोई इंतज़ार कर सकता है उतना, तो उनको इंतज़ार करना फ़ायदेमंद होगा क्या? करंट रैली काफ़ी ओवरस्टेज लग रही है। हालांकि माहौल काफ़ी टेंस है अभी भी। तो किसी को अगर थोड़ा ब्रॉडर वे में खरीद करना है तो एक गैप पड़ा है चार्ट पे M6 बेसिस पे 75,200 के आसपास, यानी यहाँ से 2,2500 के आसपास का करेक्शन वो शायद डिसेंट रेट हो सकता है। अभी भी मेजर ट्रेंड तेजी का होने के कारण शॉर्ट साइड तो प्रेफर नहीं करेंगे। 5 नवंबर के बाद कौन चुनाव का क्या आउटकम है उसके आधार पर थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ये तो चुनाव के आउटकम के बाद, लेकिन वो स्पष्ट किस साइड की होगी ये लोग जानना चाह रहे हैं। वो आपसे उस तरह की क्लैरिटी चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, भाव कुछ नीचे आएंगे? अभी मैं समझता हूँ कि जो फंडामेंटली स्पीकिंग 1,500-2,000 फेयर वैल्यू है गोल्ड की, ऑल इन सस्टेनेबल कॉस्ट जिसको कहते हैं। ऊपर का जो भी है वो रिस्क प्रीमियम है, चाहे वॉर प्रीमियम कहो या लिक्विडिटी प्रीमियम कहो या फियर हेज प्रीमियम कहो। अब 2-4 हॉटस्पॉट है, जैसे इजराइल यूक्रेन तो काफ़ी कवरेज है इसका, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं। बट एक थोड़ा तनाव अफ्रीका में जिसको ग्रेट रीजन कहते हैं, ग्रेट रीजन, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, टांजानिया, वहाँ थोड़ी स्थिति तनाव में है। चीन ताइवान भी अभी भी तनाव में है। तो अब आगे जो रेजिम चेंज में नई लीडरशिप अमेरिका में किसकी होती है, वो शांति को पसंद करते हैं या करंट तनाव को पसंद करते हैं, बहुत सी अनसर्टेनिटी है। बट रेजिम गाड़ी में पायलट बदलेगा तो कुछ पता चलेगा। तो यानी नई लीडरशिप जो आएगी यूएस की, उससे भी उनका स्टांस क्या रहता है, फिर कुछ स्थिति वहाँ पर बदल सकती है। तो 5 नवंबर तक हो सकता है कि किसी भी तरह की चाल दिख सकती है। आप बताइए भाविक, जो करंट मार्केट का ट्रेंड कैसा है? टेक्निकली आपको दोनों मार्केट कैसा लग रहा है, गोल्ड का और सिल्वर का? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? गुड मॉर्निंग। आई थिंक यस, देखिए रैली हम देखें तो टेक्निकली तो काफी ओवर स्ट्रेच है, बट अभी अगर देखें तो जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग है गोल्ड और सिल्वर के लिए। बट टेक्निकली जो फैक्टर्स जिस हिसाब से जो गोल्ड को दबाए रखते हैं वो भी गोल्ड इग्नोर कर रहा है। जैसे अगर हम देखें यूएस ट्रेजरी यील्ड, तो वो 4.1% आ गए, लेट जुलाई के ऊपर आ गई है। तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रैली कंटिन्यू है। और आई थिंक ये कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि वीकेंड पे हमें न्यूज़ आ रही थी कि इजराइल है वो ईरान के टारगेट्स ढूंढ रहे हैं अटैक करने के लिए। दूसरी अगर अगर हम देखें तो यूएस की जो इलेक्शन है वो बहुत नेक एंड नेक है, तो अभी फिलहाल कोई भी इतना आगे लीड में नहीं है। तो ये अनसर्टनिटी है, तो कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी दिखने को मिल रही है। और आई थिंक जब तक इलेक्शन का फिनिश नहीं हो गया, मुझे लग रहा है तब तक कंटिन्यू रहेगी और एक डेरिवेटिव बेस्ड रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि ईटीएफ में कोई मेजर इनफ्लो नहीं हो रहा है। फिजिकल मार्केट में भी देखें तो अगर कोई फिजिकल मार्केट में इतनी बाइंग नहीं हो रही, तो क्लियरली ये सेंटीमेंट ही है और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे लॉन्ग पोजीशन काफी आ रही है और उसकी वजह से प्राइसेस में हम बहुत वीक करेक्शन देख रहे हैं और लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगा। शॉर्ट जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए और इंट्राडे भी अगर कोई डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। जैसे गोल्ड में आज 78,150 के करीब अगर आता है तो आई थिंक 78,550 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। 78,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और चांदी में भी मुझे लग रहा है 97,700 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 98,500 के टारगेट के लिए, 97,300 का स्टॉप लॉस। पर दोनों में पोजीशन जो है वो थोड़ी कम बना के रखे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के, क्योंकि मार्केट काफी स्ट्रेच है। तो यहाँ से अभी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने में थोड़ा डर लग रहा है। अगर पोजीशन रखे तो इंट्राडे रखिए।
तो कोई भी पोजीशन इंट्राडे के लिए बनाए कि हर तरह की काफ़ी अनसर्टेनिटी, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसलिए स्टॉप लॉस भी का भी ध्यान रखें और पोजीशन को कैरी ना करें क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो महंगे भी काफ़ी अब हो चुके हैं। क्या होगा, किसी भी तरफ की चाल हो सकती है। अगर इजराइल की तरफ से किसी भी तरह के एक्शन आते हैं तो डेफिनेटली उसका रिस्क प्रीमियम तो मिलेगा ही। चलिए अब कच्चे तेल की बात करते हैं, क्योंकि कच्चा तेल देखें तो यहाँ पर कल 2% की तेजी के बाद आज फिर से दबाव या सुस्ती कह सकते हैं, हल्की नरमी है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि इजराइल के एक्शन को लेकर चिंता है। दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी अभी खाड़ी देशों की यात्रा पर है, वहां से कुछ निकल कर आएगा। सीज फायर को लेकर बात बनेगी या नहीं, उनकी लगातार कोशिश भी है, 11वीं दफ़ा ये कोशिश जारी है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, यूएस सेक्रेटरी की जो यात्रा है खाड़ी देशों में, उसका क्या मायने हैं, उससे कुछ निकल कर आएगा और इस बार सीज फायर को लेकर कुछ बात बनेगी क्या? देखिए, वो आपको पता है कि वो पहले कई दफे वहां जा चुके हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑप्टिक ज्यादा है, ये दिखाने के लिए अमेरिका में कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो इजराइल भी जाएंगे, तो वहां पे जो ज्यूइश लॉबी है उसको दिखाने के लिए भी है कि भाई वो इजराइल का भी साथ दे रहे हैं। जो यूरोप वगैरह पूरी दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो एक वहां पे एक ऐसा फैसला चाहते हैं जो फिलिस्तीनियों को भी मंजूर हो और इजराइल को भी मंजूर हो। ओके। लेकिन मुझे लगता है उसको निकल के आने वाला है कि जब तक अमेरिका में वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि अमेरिका में जो में नया राष्ट्रपति कौन होता है, तो जब तक ये तय नहीं हो जाता नया राष्ट्रपति कौन है, उसकी नीति क्या होंगी, क्योंकि तो चाहे वो डेमोक्रेटिक जीते या रिपब्लिकन, राष्ट्रपति तो नया होगा और नीतियां भी नई होंगी। तो मुझे लगता है जब तक नए राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हो जाता तो स्थिति ये जो है बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है। और जहां तक ब्लिंकन साहब का ट्रिप है, मुझे लगता है वो एक अच्छा ऑप्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, तो आपको लग रहा है कि वहां से कुछ निकल कर नहीं आएगा। सर, एक खबर ये भी आ रही है कि इजराइल एक्शन की तैयारी में है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वो अटैक के लिए ठिकाने ढूंढ रहा है। आपके पास क्या उस तरह की कोई रिपोर्ट है क्या? देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया। ये तो खबरें हैं और ये लगभग तय भी है कि इजराइल हमला तो करेगा, है ना। वो इजराइल के ऊपर बहुत दबाव है और कहीं इस पे दबाव है कि वहां पे जो तेल और गैस के ठिकाना है ईरान, उन पे हमला ना करे, क्योंकि अगर उन पे हमला करता है तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। तेल की कीमतें बिल्कुल बेकाबू हो जाए ना, तो अमेरिका ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बेकाबू हो जाती है तो फिर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट तो कमला हैरिस रचना मार जाए, तो तेल महंगा होगा तो कमला हैरिस को तो वोट नहीं देंगे ना। तो ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन तेल की कीमत को लेकर बड़ी सेंसिटिव होती है, वो सस्ता तेल चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उसने कहीं ना कहीं इजराइल ने ऐसा मान लिया है कि वो तेल और गैस के ठिकाने पे हमला नहीं करेगा, इसी वजह से तेल सस्ता हो रहा है। और दूसरी तरफ यह है कि जो वहाँ के आणविक ठिकाने हैं उनके बारे में बस नहीं है कि इजराइल हमला करेगा या नहीं, शायद नहीं। तो और बाकी हमला क्या कर सकता है, बाकी हमला जो मिलिट्री ठिकाने उन्हीं पे होगा, लेकिन हमला तो इजराइल करेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, उससे वो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, एस्केलेट होगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। ओके, चलिए ये अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की, यहाँ से बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने की चिंता नहीं है। मिलिट्री ठिकानों पर हमले हो सकते हैं क्योंकि एक फेस सेविंग वाली भी बात आ जाती है, अगर आपने हमले किए हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही, और वो ईरान की तरफ से के लिए करना होता है। बिल्कुल। सर, क्या लग रहा है भाव के हिसाब से आपको क्या देगा, इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए और मार्केट पर उसका क्या असर होगा, क्योंकि बुलियन पर भी उसका काफ़ी असर होता है। अब आपने एक बात तो साफ हो गई कि बड़े हमले नहीं होंगे, दूसरी बात यूएस में जो नई लीडरशिप आएगी उस पर बाजार की नज़र है कि उनका स्टांस क्या रहता है, उनका रुख क्या होता है, उस पर भी बाजार चलेगा। अब आपको क्या लगता है भाव किधर जाने वाले हैं इस कार्रवाई के बाद? देखिए, दो पहलू इसमें बड़े हैं। एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट, जहाँ ये सब युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पे जमीन पे चारों तरफ तेल है और गैस है, बहुत ही जो इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। तेल और गैस जमीन पे है, उसके ऊपर से चारों तरफ बारूद जो है बिखरी हुई है। तो डर सिर्फ इस बात का होता है कि शायद ना इजराइल चाहे ना ईरान चाहे कि बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, लेकिन अगर जमीन पर चारों तरफ तेल और गैस है और उसके ऊपर बारूद है और कहीं से चिंगारी आ गई, चाहे वो गलती से आ गई, तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है और फिर कीमतें कह जाएंगी, कहना मुश्किल है। और दूसरी तरफ चीन बहुत बड़ा फैक्टर है। चीन से जो डेटा निकल के आ रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि चीन से डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक अकस्मात युद्ध हो जाए वो एक अलग बात है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो कुल मिला के चीन जो तेल की कीमतें हैं वो दबाव में रहने वाली हैं, क्योंकि डिमांड कई तेजी से बढ़ जाएगी ऐसा लगता नहीं, जबकि सप्लाई साइड में किसी तरह की बहुत बड़ी चिंता भी नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है एक दफा अमेरिकी चुनाव संपन्न हो जाए, तय हो जाए कि वहाँ कौन बनेगा, उसके बाद कीमतें नीचे जाएंगी। अगर ट्रम्प साहब जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से कीमत नीचे ही जानी है, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से आज की तारीख में कीमत 65 से और $68 से ऊपर होना कुछ समझ में नहीं आता। इससे ऊपर जितनी भी कीमत है वो सारा वॉर प्रीमियम है। अब देखते हैं चीज़ें कैसे यहाँ से बदलती है। शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला, पूरे मार्केट को आपने एनालिसिस करके बता दिया हमारे दर्शकों को। आप बताइए क्रूड की चाल आपको कैसी दिख रही है यहाँ से? हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, मीन्स कोई तनाव का न्यूज़ आता है तो ऊपर जाता है, बाकी जमीनी स्तर पे डिमांड की कमी है। यूरोप में थोड़ा रिसेशन है, चाइना में डिफ्लेशन जैसा माहौल है, तो ये समझो सीमित दायरे में है। 57-58 इसका फ्लोर है, यानी सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस 6100-6200 के आसपास का है। इसी 300-400 रुपये के दायरे में लंबे समय से घूम रहा है। कोई ट्रेडिंग कॉल सर आपकी तरफ से बीरेन जी? क्रूड में कोई कॉल पर्टिकुलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली वॉर कमोडिटी है, तो इसके लिए इसका प्रिडिक्शन आकलन टफ होता है। हाँ, ऑप्शन में जो लोग काम करते हैं वो अपने रिस्क प्रोफाइल के जरिए कॉम्बिनेशन ट्रेड या कॉल राइटिंग या कॉल बाइंग वो कर सकते हैं। आप बताइए भाविक जी, आपके पास कोई कॉल है क्या? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए, जैसे वीरेंद्र सर ने भी बताया कि अगर क्रूड हम देखें लास्ट 5-6 दिन में तो बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक हेडलाइंस के लिए वेट कर रहा है कि जहां पे कोई रिटालिएशन होता है तो चलेगा। अदरवाइज फंडामेंटल देखें तो वीक डिमांड और सप्लाई भी एम्पल है, तो उसकी वजह से प्राइसेस सीमित है। और काफी टाइम से हमने देखा कि 59.75 का हर्डल है जो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आई थिंक मैं वेट करूंगा 59.75 के ऊपर जाता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो उसके ऊपर बाय कर सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए, और 5900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए, एक बार 59.75 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ओके, तो 59.75 के आसपास कच्चा तेल खरीदने की सलाह 6100 के टारगेट के लिए। हालांकि बेहतर यही होगा, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बेहतर होगा कि आप वेट कर ले। अदरवाइज रिस्क लेना भी चाहते तो ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कच्चे तेल पर यही राय निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में आज सुस्ती दिख रही है, 11,100 के आसपास ग्वारगम का वायदा है। ग्वार सीड का वायदा 5500 रुपए के नीचे है। मार्केट में क्या हो रहा है, मंडियों का क्या हालचाल है, ये समझते हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री एक्सपर्ट है बीकानेर से। पुखराज जी, सर मंडियों में अराइवल्स की क्या स्थिति है? अब तक अराइवल्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? जो पिछले साल से अगर तुलना करें, वो तुलना करना अभी जायज है कि नहीं, और किस तरह के नंबर्स हैं? देखिए विश्व मोहन जी, जहाँ तक अराइवल की बात है, अभी लगभग 50 से 55 हजार बोरी की अराइवल आ रही है मंडियों में, ग्वार की सभी जगह मिला के। और इसके क्रेशिंग की बात करें तो 35,000 बोरी पर डे अभी क्रेशिंग भी हो रहा है। तो ये सफिशिएंट है, जो ग्वार आ रहा है वो फसल के हिसाब से भी सफिशिएंट है और क्रेशिंग के हिसाब से भी सफिशिएंट है। अब रही बात पिछले साल से तुलना करने की, तो विश्व मोहन जी, जैसे जैसे खेती में जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है उससे खेती की साइकिल है वो चेंज हुई है। और खेती की साइकिल चेंज होने से पिछले साल जैसे जल्दी आ गया ग्वार, इस साल थोड़ा लेट आया है। पिछले साल बुआई का समय कुछ चेंज था तो इस साल कुछ और चेंज है। तो ऐसे चेंजेस की वजह से अब हमें जब तक जलवायु परिवर्तन रहेगा ऐसे चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। तो पिछले साल की तुलना अभी करना ठीक नहीं है। अब आज से 15 दिन बाद में ये देखेंगे कि पिछले साल किस तरह से ग्वार आ रहा था, इस साल किस तरह से आ रहा है। जो अभी आ रहा है वो सफिशिएंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक 15 दिन पहले के शो में बताया था कि 17 लाख बोरी के आसपास की फसल है, तो वही 17 लाख बोरी के आसपास की फसल मान रहे हैं। और 17 लाख बोरी नहीं, मैं इसलिए सर पूछ रहा था कि क्या अभी पीक टाइम है अराइवल्स का कि वो पीक आना बाकी है, इसलिए मैं ये तुलना करना चाह रहा था। नहीं, ये अभी पीक का समय चल रहा है, अभी पीक आएगा। अभी और पीक आएगा, क्योंकि बरानी एरिया के अंदर अभी पूरी तरह फसल की कटाई हुई नहीं है। कहीं कटाई चल रही है, कहीं रुकी हुई है, कहीं अभी इन दिनों में जो बरसात हुई है, कल परसों जो बरसात हुई है
उस एरिया में वो जो भीग गई है फसल, तो उसको भी रुकावट आएगी। तो ये पीक अभी इसका बनेगा, ये बना नहीं है। और इसके साथ ही ग्वार में जब भी बात करें तो एक स्पष्ट बात करनी बहुत जरूरी होती है कि 17 लाख की फसल है और 1 करोड़ 10 लाख बोरी से 1 करोड़ 20 लाख बोरी की खपत है। तो इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि भले पीक भी बने पर स्टॉक ही इसकी पूर्ति कर सकता है, खेती से तो इसकी पूरी पूर्ति होगी दिव्य मोहन जी। जी, एक सवाल मैं और जब पूछना चाह रहा था आपसे, जो सरकार के नंबर आते हैं सोइंग के हो या उत्पादन के, वो काफी ज्यादा दिखते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले, उसके पीछे वजह क्या है? जी, वो ये एक हास्यास्पद बात है और गंभीर बात भी है, जानने लायक बात भी है। क्या होता है कि सरकार गिरदावरी के हिसाब से रिपोर्ट ले लेती है और ये बता देती है कि इतने लाख हेक्टर में बिजाई हुई। उस बिजाई को वो मल्टीप्लाई कर देती है हेक्टर औसत फसल, हेक्टर और औसत फसल को मल्टीप्लाई करके जो फसल निकलती है वो सरकार बता देती है। जैसे राजस्थान सरकार ने पिछले साल 1 करोड़ 60 लाख बोरी का उत्पादन बताया था, तो ये हास्यास्पद है। इसके पीछे भी एक वजह है विश्वमोहन जी, जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने जमीनें ले रखी है, बारानी जमीनें ले रखी है, बंजर जमीनें ले रखी हैं, एक ये बहुत लंबे समय पहले से एक पैटर्न चल पड़ा कि कंपनियों ने यहाँ पे जमीनें ली, बिजाई तो कुछ नहीं की क्योंकि धोरों पे घास का तिनका भी नहीं होता है, और वहां पे ग्वार की बिजाई बता दी। तो वो ग्वार की जो बिजाई बता दी और धोरों पे जो बताई, उसके पीछे मेरे ख्याल से मकसद यही होगा कि टैक्स फ्री इनकम बनाना। तो ये टैक्स फ्री इनकम बनाने के चक्कर में वो बिजाई भी हो जाती है और फसल भी हो जाती है, तो सरकार क्या हो जाए औसत फसल में जोड़ के उसे बता देती है। तो ये सबसे बड़ा ये एक खालमेल जो है ना, बिल्कुल वही मुझे लगता है यही वजह है कि आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि रियल डेटा पता लगाना कि कितना उत्पादन हुआ हर घर के हर खेत की तो मुश्किल है, लेकिन ये चिंताजनक है अगर कंपनियां अगर वो जमीन सोलर पैनल के लिए ले रही हैं और उसको वो अपने खेती की जमीन दिखाकर ग्वार की फसल लगी हुई है ऐसा दिखाकर अब टैक्स चोरी के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, ये गलत है। और उससे सिर्फ असर सरकार के रेवेन्यू पे नहीं होता है, उसका असर ये होता है कि आपको गलत आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उसका असर ग्वार के मार्केट पर भी होता है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। वीरेंद्र सर 10 सेकंड में ग्वार पर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है भाव के हिसाब से ग्वार आगे किधर जाने वाले हैं? डिमांड सप्लाई में थोड़ा मिसमैच लग रहा है, तो ये करंट लेवल से मुझे शॉर्ट साइड नहीं जाना है, कहीं 5100-5200 के आसपास का रेट है, तो लॉन्ग टर्म बाइंग मैं प्रेफर करूंगा इसमें। आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे। शुक्रिया वीरेंद्र सर, आपने वक्त निकाला, और साथ ही भाविक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी फटाफट से नॉन एग्री मार्केट पर हमारे दर्शकों को राय दे दी। लेकिन